आप जब भी इन्फ्लेशन शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में एक ही नंबर आता है, 5 या 6%। लेकिन ये आधा सच है। इसके पीछे 3 और नंबर है जहां तक आपकी नजर कभी जाती ही नहीं है, और वहां है वो सच जो आपसे छुपा है, वो सच्चाई जो आपकी बचत पर भारी पड़ रहा है, या ये कहें कि एक इंसान का अमीर बनने का सपना धीरे धीरे तबाह कर रहा है। वो सच है 3 अलग अलग इन्फ्लेशन के नंबर। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं किसी सीपीआई या फिर डब्ल्यूपीआई या फिर ऐसे किसी इन्फ्लेशन नंबर की बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं मेडिकल, एजुकेशन और रियल स्टेट इन्फ्लेशन की, जो कि हमें दिख रहा है खर्च बढ़ने के तौर पर, लेकिन इन्फ्लेशन के तौर पर हम इसे कभी नहीं देखते। अब आपको इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप अमीर बनने के सफर में पिछड़ते चले जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं मेडिकल इन्फ्लेशन की। सीपीआई के हिसाब से हेल्थ इन्फ्लेशन 4 से 5% के आसपास दिखती है। जनवरी 2015 में ये 4.71% थी, जनवरी 2016 में 5.63% हो गई। कोविड-19 के बाद इसमें थोड़ी मॉडरेशन आई और ये 2020 के आसपास ये करीब 4.5% तक आ गई, और 2025 में भी सीपीआई के हिसाब से ये 4.25% से 4.57% के रेंज में ही है। लेकिन असली प्रॉब्लम यही है, सीपीआई जो नंबर दिखाता है वो एक्चुअल मेडिकल कॉस्ट्स को काफी कम करके दिखाता है। इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक एक्चुअल मेडिकल इन्फ्लेशन सालाना 12 से 15% रहती है, और कुछ सालों में ये 20% तक भी पहुंची है। मतलब ये कि हेल्थ केयर का खर्च हर 5 से 6 साल में दोगुना हो रहा है। हॉस्पिटल सर्विसेज, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक्स, एडवांस्ड ट्रीटमेंट्स, इन सब की कॉस्ट तेजी से बढ़ रही है। एआई बेस्ड डायग्नोस्टिक्स, रोबोटिक सर्जरीज, राइजिंग फार्मा कॉस्ट्स, हॉस्पिटल स्टाफिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलकर मेडिकल बिल्स को लगातार महंगा बना रहे हैं। इसके ऊपर से इंडिया में 62 से 71% हेल्थ केयर एक्सपेंसेस आउट ऑफ पॉकेट होते हैं, यानी इंश्योरेंस या तो है ही नहीं या फिर एडिक्वेट नहीं है। एक सीरियस बीमारी आती है और सालों की सेविंग्स कुछ महीनों में खत्म हो जाती है। यही वजह है कि मेडिकल इन्फ्लेशन सबसे बड़ा साइलेंट वेल्थ किलर बन चुका है, खासकर उन 40 करोड़ लोगों के लिए जो मिसिंग मिडिल में आते हैं। अब एजुकेशन इन्फ्लेशन की बात करते हैं। एजुकेशन इन्फ्लेशन पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा वोलेटाइल रही है। 2015 में ये 7% के आसपास थी, फिर कुछ समय के लिए नीचे आई, लेकिन धीरे धीरे फिर तेज हुई और 2024 में 7% से ऊपर चली गई। भले ही 2025 में हेडलाइन नंबर थोड़ा मॉडरेशन दिखाए, लेकिन स्ट्रक्चरल रियलिटी यही है कि एजुकेशन कॉस्ट्स एवरेज 8 to 10% की रेट से बढ़ रही है, जो जनरल इन्फ्लेशन से 2 से 4% ज्यादा है। इसका सीधा मतलब यह है कि एजुकेशन की कॉस्ट हर 6-7 साल में दोगुनी हो रही है। अर्बन एरियाज में प्री प्राइमरी एजुकेशन सालाना 30,000 से 1.5 लाख तक जा चुकी है, 1.5 लाख तक। प्राइवेट स्कूल एजुकेशन 50,000 से 3 लाख रुपए पर एनम तक पहुंच गई है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई 8 से 15 लाख रुपए में, और मेडिकल एजुकेशन 50 लाख रुपए से भी ऊपर निकल जाती है। इनकम इतनी तेज नहीं बढ़ती, लेकिन एजुकेशन बिल्स लगातार तेजी से बढ़ते जाते हैं। इसका सीधा दबाव मिडिल क्लास फैमिलीज पर पड़ता है और इंटर जनरेशनल वेल्थ प्लानिंग पूरी तरह बदल जाती है। अब आते हैं रियल एस्टेट पर। पिछले 10 सालों में रियल एस्टेट इन्फ्लेशन का ट्रेंड बिल्कुल उल्टा रहा है। 2015 में प्रॉपर्टी प्राइस ग्रोथ करीब 9 से 10% थी। उसके बाद धीरे धीरे ये रेट गिरती गई। कोविड-19 के दौरान तो ग्रोथ 2% के आसपास आ गई थी, और 2023 से 25 के बीच ये लगभग 3 से 4% के रेंज में ही रही है। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद कई सालों में रियल एस्टेट के रियल रिटर्न्स 0 या नेगेटिव रहे हैं। इसका मतलब यह है कि रियल एस्टेट अब इन्फ्लेशन हेज की तरह काम नहीं कर रहा। हालांकि एग्रीगेट नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते। माइक्रो मार्केट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हैदराबाद में पिछले 5 साल में प्राइसेस करीब 64% बढ़े हैं, बेंगलुरु में 57%, मुंबई और एनसीआर में करीब 48%। यानी रियल एस्टेट अब एसेट क्लास का नहीं, लोकेशन सिलेक्शन का गेम बन गया है।
सही सिटी और सही माइक्रो मार्केट चुनना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। इस पूरी पिक्चर में सबसे बड़ा इशू ये है कि सीपीआई इन्फ्लेशन हाउस होल्ड की असली परेशानी को कम दिखाता है। यहां आपको बता दें कि सीपीआई इन्फ्लेशन क्या होता है। सीपीआई इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि रोजमर्रा की चीजों और सर्विसेज जैसे खाना, घर का खर्च, ट्रांसपोर्ट वगैरह की कीमतें समय के साथ किस रफ्तार से बढ़ रही हैं। इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी सीपीआई के जरिए मापा जाता है, जहां एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ आइटम्स की कॉस्ट में कितनी परसेंटेज चेंज हुई है ये देखा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो सीपीआई इन्फ्लेशन ये दिखाता है कि समय के साथ आपके पैसों की परचेजिंग पावर कितनी घट रही है, यानी वही पैसा अब पहले से कम चीजें खरीद पा रहा है। गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक्स इसी सीपीआई इन्फ्लेशन को देखकर इकोनॉमी की हेल्थ को क्या करते हैं, ट्रैक करते हैं और उसी के आधार पर मॉनेटरी पॉलिसी के फैसले लेते हैं। ऑफिशियल डेटा देखने में मैनेजेबल लगता है, लेकिन हेल्थ और एजुकेशन की एक्चुअल कॉस्ट्स सीपीआई से 2 से 3 गुना तेज बढ़ रही है। हम और आप सिर्फ हेडलाइन इन्फ्लेशन देखकर फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं और ऐसा करना फाइनेंशियली डेंजरस हो सकता है। आज हाउस होल्ड रिस्क हायरार्की पूरी तरह बदल चुकी है। सबसे बड़ा रिस्क मेडिकल इन्फ्लेशन है, अनप्रेडिक्टेबल और कैटास्ट्रोफिक। दूसरा रिस्क एजुकेशन इन्फ्लेशन है, प्रेडिक्टेबल लेकिन लगातार राइजिंग। और तीसरा रियल एस्टेट इन्फ्लेशन है, म्यूटेड और सेलेक्टिव। पुरानी प्लानिंग एजम्पशंस अब काम नहीं करती। फिक्स डिपॉजिट्स एजुकेशन इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। सिर्फ प्रॉपर्टी पर डिपेंडेंट रहना परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट नहीं करता और प्लानिंग में डिले ये करना सबसे महंगी गलती बन चुकी है। इसलिए फैमिलीज के लिए साफ मैसेज है, हेल्थ इंश्योरेंस अब ऑप्शनल नहीं है, ये वेल्थ प्रोटेक्शन का टूल है। एजुकेशन प्लानिंग जल्दी शुरू करनी पड़ेगी और रिटर्न्स का टारगेट कम से कम डबल डिजिट में रखना होगा। रियल एस्टेट को इमोशन नहीं, इन्वेस्टमेंट की तरह इवैल्यूएट करना होगा। इंडिया में इन्फ्लेशन एक बैटल नहीं है, ये 3 अलग अलग बैटल्स हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग तभी काम करेगी जब तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इस टॉपिक पर आपके थॉट्स, आपकी राय कमेंट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बी वेल्दी भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ नॉइज के बदले नुआंस, हाइप के बदले क्लैरिटी और शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बदले लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल विजडम मिलती है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।